प्यारे स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी कहते हैं क्योंकि ये कम क्रियाशील होता है। कम क्रियाशीलता इसके सिंगल बंध और सिग्मा बंध के कारण है, जो कि बहुत मजबूत होता है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता कम होती है। अर्थात ये यौगिक कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए इन्हें पैराफिन कहते हैं। पैराफिन दो शब्दों से मिलकर बना है, पैरा प्लस एफिनिस, पैरम प्लस एफिनिस। पैरम का अर्थ होता है बहुत कम और एफिनिस का मतलब होता है क्रियाशीलता। अर्थात वे यौगिक जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, वे हाइड्रोकार्बन जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, उन्हें हम पैरम, एफिनिस अर्थात पैराफिन कहते हैं। ये संतृप्त होते हैं, अर्थात इनके बंध सभी सिंगल होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच के बंध सिंगल होते हैं, अतः इन पर तीव्र अम्ल और क्षारक का कोई प्रभाव नहीं होता। इसी कारण से पता चलता है कि इनकी क्रियाशीलता कम होती है। इनका जो सामान्य सूत्र है अपने पहले पढ़ चुके हैं जब अपनों ने नामकरण सीखा था। इसका सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। यहाँ n क्या है? n का मान होता है 1, 2, 3 डैश डैश, कुछ भी हो सकता है इन्फिनिटिव तक। जब आप n का मान 1 रखते हो तो यहाँ C 1 हो जाएगा। H 2 × 1, n की जगह हमने 1 रखा है तो 2 × 1 बराबर 2 + 2 अर्थात 4 हो गया। तो इनका जो पहला सदस्य है जिसके लिए n का मान हमने 1 रखा है तो ये बन जाएगा C1H4। एक हम लिखते नहीं है इसलिए CH4 अर्थात इसका जो नामकरण है वो मेथेन है। कार्बन 1 होने पर मेथ और लास्ट में अनुलग्न लगता है एन, इसलिए बन गया मेथेन। n बराबर 2 अर्थात दूसरा सदस्य है, इसको हम n का मान यदि हम इसमें 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा C2। H2 × 2 2 दूनी 4 + 2 6, तो ये बन गया C2H6। इसका नाम दो के लिए इसका नाम हम रखते हैं एथ और लास्ट में एन लगाते हैं तो ये बन गया एथेन। n बराबर 3 जो तीसरा सदस्य है, या n का मान यदि आप 3 रखते हो C3। H2 × 3 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, +2 8 हो जाएगा। n बराबर 3 तीसरा सदस्य C3H8। अगर हम n का मान रखते हैं 3, h के पैरों में 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 × 3 6 हो जाएगा, +2 8 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C3H8। इसको हम कहते हैं प्रोपेन। अब इसमें संकरण, इसमें जो कार्बन होता है, कार्बन आपको पता है सारे सिंगल बंध बनाता है, इसलिए इसका जो संकरण होता है वो sp3 इसमें संकरण sp3 होता है। कार्बन का जो संकरण होता है उसका sp3 संकरण होता है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध होता है, ये अपने पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए संतृप्त होते हैं। और सिंगल बंध जहां होता है वो हमेशा क्या होता है? सिग्मा बंध होता है। तो मीथेन का जो सूत्र है, कार्बन कार्बन की चारों संयोजकताएं, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बंध से अबंधित होती है मीथेन कहलाता है। तो ये मीथेन है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ये मीथेन का सूत्र है, ये एथेन का सूत्र है। आप देख सकते हो सभी कार्बन सिंगल बंध से अबंधित हैं। ये हमारे पास में प्रोपेन का सूत्र है, 3 कार्बन। ये हमारे पास में आइसोब्यूटेन का सूत्र है, इसमें आप देखोगे कार्बन 3 हाइड्रोजन से इधर जुड़ा है, 1 यहाँ सिंगल बंध है, तो ये टोटल 4 सिंगल बंध हो गए। इसी प्रकार इस कार्बन का देखोगे 1 हाइड्रोजन है और 3 सिंगल बंध है, तो 4 ये बंध हो गए और ये CH3। इसको हम इनका जो सामान्य नामकरण है, क्योंकि नामकरण पहले पढ़ा चुका हूँ, तो इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं और IUPAC नाम में इसे 2-मेथिल प्रोपेन कहते हैं। आप नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा है इसी का विवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन का, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन द्विबंध कार्बन या कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध पाया जाता है, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके हमने 2 भाग किए हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के, एक है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है और एल्काइन जिसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एल्कीन।
इन हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है, उसको अर्थात एक बंध, कम से कम एक बंध क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच का द्विबंध होगा, उसे हम एल्कीन कहेंगे। इन्हें ओलिफिन भी कहा जाता है। जैसे एल्केनों को पैराफिन कहा गया था, इनको ओलिफिन कहते हैं। ओलिफिन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये हेलोजनों के साथ क्रिया करते हैं, अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ जब इनका क्रिया करवाई जाती है तो ये उनके साथ में क्रिया करके तैलीय यौगिक बनाते हैं। और तैलीय यौगिक को हम क्या कहते हैं? ऑयली कंपाउंड्स। तो ऑयली से ये बन गया ओलिफिन। ओके। उसके बाद में इनका सामान्य सूत्र, जिस प्रकार एल्केनों का सामान्य सूत्र था, एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या था? CnH2n+2 था, यहाँ पे +2 था, लेकिन इनमें +2 नहीं है, ये CnH2n है। और यहाँ पर जो पहला सदस्य होता है उसमें एल्केनों में आपने पढ़ा था कि n का मान 1 2 3 4 होता है, लेकिन यहाँ पर n का मान 2 से शुरू होता है, 1 से शुरू नहीं होता, क्योंकि हमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध चाहिए। और एक कार्बन, अगर हम यहाँ पर n का मान 1 लेते हैं तो द्विबंध हम कहाँ दिखाएंगे? इसलिए यहाँ पर n का मान 2 से शुरू होगा। उसके बाद में हमारा इसमें जो पहले सदस्य है, क्योंकि n बराबर 2 से शुरू हो रहा है, n बराबर 2 से शुरू हो रहा है, तो इसमें यदि हम यहाँ पर n का मान 2 रखते हैं तो C2 हो जाएगा, H 2 गुणा 2 अर्थात 4 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर C2H4। दूसरा सदस्य है जिसके लिए n का मान 3 है, C3H6 हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। तीसरा सदस्य है जिसके लिए n का मान 4 होगा तो C4H8 हो जाएगा। सामान्य सूत्र में आप n की जगह मान रख करके निकाल सकते हैं। इनकी जो संरचनात्मक सूत्र हैं वो इस तरह से हैं। कार्बन कार्बन के बीच में आप देख सकते हो 2 कार्बन है, पहला सदस्य है, 2 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है, बाकी सभी बंध सिंगल हैं, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बंध ही बनाता है, इसको हम एथीन कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखोगे कार्बन 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 3 कार्बन है, दूसरा सदस्य है, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है, अर्थात यह है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन है, और इसका नाम है प्रोपीन, क्योंकि 3 के लिए प्रोप और लास्ट में अनुलगन लगाते हैं इन। ये आपको नामकरण में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद में आप तीसरा सदस्य देखोगे जिसमें कार्बन कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है, और कार्बन कार्बन के बीच में देख सकते हो एक द्विबंध है, बाकी सभी सिंगल बंध है। यहाँ पर अब इसका जब हम नामकरण करते हैं, यूपीएससी नामकरण करते हैं, तो हम पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, उसके बाद में द्विबंध को कार्बन श्रृंखला के अंदर ही माना जाएगा, इसको अलग से हम नहीं दिखाएंगे, यह आपको सारे नियम बताए जा चुके हैं। और यहाँ पर जब नंबरिंग शुरू करते हैं तो नंबरिंग शुरू करने के लिए जहाँ से कार्बन द्विबंध से बंधित होता है उस कार्बन को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो यहाँ काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 4, सीधी श्रृंखला है। काउंटिंग यहाँ से शुरू की, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूट। और द्विबंध कितने कार्बन, कौन से कार्बन के साथ में बंधित माना जाता है? 1 नंबर के साथ में, तो ये बन जाएगा 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन, पूर्व लगन और ये पश्च लगन, और ये बंध की स्थिति को बताता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, अगर ये द्विबंध है, अगर दूसरे कार्बन के साथ में जुड़ा होगा तब हम इसको क्या कहेंगे? 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन। नंबरिंग यहाँ कहीं से शुरू कर लो, ये 2 नंबर कार्बन के साथ में जुड़ेगा। संकरण था, एल्केनों में हमने संकरण पढ़ा था, एल्केनों में जो संकरण था वो sp3 संकरण था, लेकिन यहाँ पर sp2 संकरण है, क्योंकि कार्बन के जो 4 कक्षक होते हैं, एक s और 2 p, वही इसमें भाग लेते हैं, अर्थात एक s कक्षक और 2 p कक्षक इसमें संकरण में भाग लेंगे, जो सिग्मा बंध बनाएंगे, और जो चौथा कक्षक बच जाता है वह पाई बंध का निर्माण करता है। ये आप सारे संकरण वाले में चैप्टर में पढ़ चुके हो। फिर भी इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर प्रथम सदस्य जिसमें कार्बन कार्बन की संख्या 2 है, उनके बीच में मैंने द्विबंध को दिखाया। आप देख सकते हो ये द्विबंध है, ये द्विबंध है। द्विबंध में से एक बंध हमेशा सिग्मा होता है और दूसरा बंध सदैव पाई होता है। और जितने भी सिंगल बंध होंगे, जितने भी सिंगल बंध होंगे वो सभी सिग्मा होंगे। तो आप देख सकते हो पाई बंध में एक सिग्मा होता है, द्विबंध में एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई बंध होता है। पाई बंध सदैव सिग्मा बंध से दुर्बल होता है। अगर कहीं पर अभिक्रिया होती है तो सबसे पहले पाई बंध टूटेगा। एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्काइन। एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक त्रिबंध होता है। इन हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में एक त्रिबंध अवश्य होता है। इनका जो सामान्य सूत्र है CnH2n-2 होता है। n का मान 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। इसका जो प्रथम सदस्य है उसके लिए n का मान क्या होगा, 2। जिस प्रकार एल्कीन के अंदर भी पहला सदस्य के लिए n बराबर 2 था, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में हमें द्विबंध दिखाना होता है। तो यहाँ पर जब हम n का मान 2 रखते हैं तो 2 × n 4, 4 में से 2 गए 2, तो ये बन गया C2H2 एथाइन। दूसरा सदस्य जिसके लिए n का मान 3 है, अगर हम इस सामान्य सूत्र में n का मान 3 रखते हैं तो C3 हो जाएगा। H 2 × 3 6, 6 में से 2 गए 4, तो ये बन जाएगा C3H4 प्रोपाइन। तीसरा सदस्य हमारे पास में जिसके लिए n का मान 4 होता है, ये बन जाता है C4H6, जिसको हम ब्यूटाइन कहते हैं। तो इसका जो पहला सदस्य है एथाइन, उसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध, बाकी संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी की गई है। प्रोपाइन में भी कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होगा, चाहे इस कार्बन के बीच में बना लो, चाहे इन कार्बनों के बीच में त्रिबंध बना लो, और बाकी सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी की गई हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका एल्काइन का। अब हम पढ़ेंगे उसी में संकरण। तो एल्काइनों में जो संकरण होता है वो कार्बन का जो संकरण होता है वो sp संकरण होता है, ताकि इसमें केवल 2 कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं, S और P। इनको एसिटिलीन्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका प्रथम सदस्य एथाइन का जो सामान्य नाम है वो एसिटिलीन है। थोड़ा सा और देखेंगे इसमें, कार्बन कार्बन के बीच में जो त्रिबंध होता है, इसमें से थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको, कार्बन 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 के बीच में जो त्रिबंध होगा, इसमें बीच वाला बंध सिग्मा होता है और ऊपर और नीचे वाले बंध पाई बंध होते हैं। आप हमेशा याद रखोगे, कार्बन कार्बन के बीच में जो त्रिबंध होता है, त्रिबंध में बीच वाला बंध सिग्मा और ऊपर नीचे वाले बंध पाई बंध होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। अगला टॉपिक हम करेंगे संवृत्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। अब हम हाइड्रोकार्बन का दूसरा भाग संवृत्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कर रहे हैं। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में श्रृंखला का प्रथम और अंतिम कार्बन मिल जाते हैं और एक बंध श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। इस चक्रीय यौगिक में बंध श्रृंखला का निर्माण केवल कार्बन तत्व करते हैं। अभी आपको समझा रहा हूं मैं, केवल कार्बन तत्व करते हैं, इसलिए इसे समचक्रीय या कार्बवलीय यौगिक भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। स्क्रीनशॉट ले लें। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लो हमारे पास में 3 कार्बन वाली श्रृंखला है। ये हमारे पास में कोई 3 कार्बन वाली सीधी श्रृंखला है, ओपन चेन है, हम क्लोज चेन पढ़ रहे हैं। इसमें यदि मैं पहले और अंतिम कार्बन को मिला दूं, इनके बीच में बंध बना दूं, तो देखो क्या स्थिति हो सकती है। ये मान लो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन है और ये 2 नंबर कार्बन है। अब 2 कार्बन तो 1 से जुड़ा हुआ है, आपको पता है, लेकिन 1 और 3 नहीं जुड़ा हुआ था, तो इसे हमने क्या कहा था, खुली श्रृंखला कहा था। अगर मैं इस पहले कार्बन को तीसरे के साथ में भी जोड़ दूं तो ऐसे जुड़ेगा। ये कार्बन नंबर 1 है, तो पहला और तीसरा आपस में जुड़ गया। 1 2 3 तो जुड़ा ही हुआ था, लेकिन 3 को मैंने 1 से जोड़ दिया। इस तरह से एक बंध श्रृंखला का निर्माण हो गया। इस बंध श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, संवृत्त श्रृंखला या क्लोज चेन। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। और क्योंकि इस श्रृंखला में सारे के सारे इस श्रृंखला को, इस बंध श्रृंखला को इस तरह से भी हम लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं। तो इस बंध श्रृंखला का निर्माण केवल और केवल कार्बन के द्वारा किया गया है, कार्बन के द्वारा किया गया है, इसलिए इसे समचक्रीय, क्योंकि चक्कर को बनाने वाले, बंध श्रृंखला को बनाने वाले सभी परमाणु समान हैं, और समान होने के कारण इसे इस संवृत्त श्रृंखला को समचक्रीय कहते हैं। और क्योंकि ये समचक्रीय है, सभी कार्बन समान है इस चक्कर को बनाने वाले, इसलिए समचक्रीय कहा है। और क्योंकि बनाने वाले सभी कार्बन हैं,
सभी चक्र बनाने वाले सभी कौन है? कार्बन है, इसलिए इसे समचक्रीय या कार्बवलीय भी कहते हैं। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास में 4 कार्बन है यहाँ पर, और चारों कार्बन एक बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसमें से एक कार्बन को यदि मैं हटा दूं और इसकी जगह मैं कोई अन्य परमाणु ले आऊं, मान लो मैंने नाइट्रोजन ले आया यहाँ पर, तो नाइट्रोजन यहाँ पर अगर मैं ले आता हूं तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या ये समचक्रीय है? क्या इस चक्र का निर्माण सभी एक जैसे परमाणुओं के साथ में है? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, पहले भी यहाँ एक कार्बन था, तो उस समय ये समचक्रीय था। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि नाइट्रोजन आ गया है तो इस चक्र में सभी परमाणु समान नहीं है, तो इसे हम विषम चक्रीय यौगिक कहेंगे।